सभी लोग को यूट्यूब चैनल यानी कि आप सभी लोग को यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोग को जय श्री श्याम, हाय हेलो बोलो और मुँह पार्वती को खुलवाना पड़ेगा। चलिए हो गया। चलिए आप हम सभी को ज़्यादा समय का जो है ना बर्बादी नहीं करना है, क्योंकि समय की बर्बादी का मतलब ये हो गया कि आपकी बर्बादी होना तय है। कि एक नए नए न्यूज आपको सुनाते चले। यूट्यूब फैमिली में जितने भी हो, आपको एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम के बारे में एक वीडियो आपको मिला होगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं देखिएगा तो आप समझ जाइए कि आपका काम खत्म होने वाला है। यानी कि एग्जाम कब है, सिलेबस क्या है, सिलेबस को कैसे पढ़ाना है, क्या क्या सिलेबस के पूरे डिटेल्स है उसमें डाल दिया गया है। अगर आप सिलेबस के बारे में अगर जानना चाहते होंगे तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना काम कर लेते हैं। अपना काम मतलब आपका काम, आपका काम मतलब झारखंड के, झारखंड में हम लोग मध्यकाल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मध्यकाल। तो सबको टाइट है? टाइट है, बोलो ना उसमें क्या दिक्कत है। झारखंड में हम आज पढ़ेंगे मध्यकाल। मध्यकाल में हम पढ़ेंगे सिंहभूम के सिंह वंश। सिंहभूम में सिंह वंश की बात पढ़ेंगे, है नहीं? सिंहभूम में क्या पढ़ेंगे? सिंहभूम में सिंह वंश पढ़ेंगे। सिंहभूम में सिंह वंश पढ़ेंगे, ठीक है। 1592 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1592 ईस्वी में मानसिंह सिंहभूम आया था। कौन आया था? मानसिंह। मानसिंह कौन था भाई? मानसिंह कौन था? अकबर के सेनापति। याद है नहीं? अकबर के सेनापति का नाम था मानसिंह। कहाँ आया था? सिंहभूम। जब बंगाल अभियान से जब वापस आ रहा था ना, तो सिंहभूम होते हुए आया। उस समय सिंह वंश यानी सिंहभूम में जो है ना पोरहाट, सिंहभूम के पोरहाट का राजा जो था उसका नाम था रंजीत। क्या नाम था? रंजीत सिंह। समझ आ रहा है? पोरहाट का राजा कौन था? रंजीत सिंह। यानी कि सिंहभूम में 1592 ईस्वी में जब मानसिंह सिंहभूम आया था, उस समय वहां का राजा, सिंहभूम के राजा यानी कि पोरहाट, ठीक है, पोरहाट का राजा जो था, राजा कौन था? रंजीत सिंह जो है मानसिंह, ध्यान दीजिएगा, मानसिंह के अधीनता को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। कौन? मानसिंह के अधीनता को स्वीकार कर लिया। मानसिंह के अधीनता का मतलब होता है अकबर के यानी कि मुगल के, ठीक है। मुगल के अधीनता को स्वीकार करने वाला रंजीत सिंह जो था उसने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद यानी कि मानसिंह ने कहा कि तुम मुगलों का अधीनता स्वीकार करो, तो बोला कि ठीक है कर लेते हैं। कर देने के लिए भी तैयार हो गया, मुगलों का अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ। उसके बाद अकबर ने, मानसिंह ने रंजीत सिंह की जो है कार्य प्रणाली को देखा, मजबूती को देखा, तो उसे लगा कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो उसने क्या बना दिया? अपने आप अपने लिए क्या बना दिया? यानी मानसिंह ने रंजीत सिंह को अपना अंग रक्षक बना दिया, अंग रक्षक में शामिल कर लिया, ठीक है। यानी अंग रक्षक का मतलब क्या होता है? हम है, हमारा आप लोग सब बॉडीगार्ड है, इसी बॉडीगार्ड में हम शामिल कर लिया। हमारा बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, आप लोग को बॉडीगार्ड की जरूरत है, ठीक है। अंगरक्षक बना दिया गया। आगे है मानसिंह ने 1592 ईस्वी यानी 1592 ईस्वी में राजमहल यानी कि साहेबगंज को बंगाल का राजधानी बना दिया। अरे बाप रे बाप, बहुत हिट है। एग्जाम पूछा जाएगा कि बताइए कि मानसिंह ने 1592 ईस्वी में राजमहल जो है 1592 ईस्वी में बंगाल का राजधानी किसको बना दिया था? एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में राजमहल लिखा आएगा, साहेब में नहीं आएगा, क्योंकि आज साहेबगंज है, उस दिन साहेबगंज प्राचीन में राजमहल था, प्राचीन में राजमहल था, आज साहेबगंज, आज साहेबगंज प्राचीन में राजमहल, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 1592 ईस्वी में राजमहल को जो है ना बंगाल का क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया। किसने बनाया? मानभूम, जिसको मानभूम का पुराना नाम बताइएगा तो आप मानभूम के जो है नया नाम बताइए साहब, आप बताइए, आप बताइए। मानभूम के पुराना नाम धनबाद, मतलब नया नाम। अब हजारीबाग
के राजवंश। अब यहाँ अगला टॉपिक है मानभूम व हजारीबाग के राजवंश, यानी मानभूम व हजारीबाग में जो शासन करने वाले जो राजवंश थे उनकी अब यहाँ से अकबर के ही शासनकाल में सब कार्य हो रहा है, मतलब इनके कहानी सुना जा रहा है। मानसिंह यहाँ क्या किया, मानसिंह ने मानभूम में तेलकुप्पी मंदिर का उद्घाटन किया। क्या किया? तेलकुप्पी मंदिर, यानी कि मानभूम मानसिंह ने मानभूम और हजारीबाग के राजवंश के समय में वहां गया था जब मानसिंह, तो वहां पे मानभूम यानी धनबाद में तेलकुप्पी मंदिर का जो है ना उद्घाटन किया, जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार में तो उद्घाटन होता है, ठीक है, किया। ध्यान दीजिएगा, मंदिर का उद्घाटन किया। अकबर के आईने अकबरी, इसकी आत्मकथा है अकबरी। अकबर की आत्मकथा का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? आपका जीके भी तन यहाँ से कंप्लीट होगा, याद रखिएगा। तो अकबर के आत्मकथा का नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी में हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबे में शामिल, समझ में आया? यानी कि बिहार सूबे में शामिल कर दिया गया था, समझ में आ रहा है? यानी कि आईने अकबरी में यह साफ दर्शाया हुआ है कि हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबे में शामिल किया गया। समझ में आया? किस में लिखा हुआ है? आईने अकबरी में कहा गया है कि हजारीबाग के 6 और चंपा जगह है, समझ में आ रहा है? उसको जो है ना बिहार के सूबे में शामिल, सूबे मतलब कस्बा, कस्बा मतलब गांव, यानी कि बिहार में उसको शामिल कर दिया गया था, ठीक है। जब उसको बिहार में मतलब शामिल कर दिया गया था तो उसको ये कहा गया कि आपको 6 और चंपा ये दोनों जगह से कितना मालगुजारी मिलना चाहिए? 15,000 रुपया आपको किसी भी हाल में देना पड़ेगा। आइए, जहांगीर का शासनकाल शुरू होता है। अकबर चाचा खत्म हो गए, यहाँ क्या खत्म हो गए? अकबर यहीं के बाद समाप्त होता है। अब जहांगीर के शासनकाल शुरू होता है। जैसे हमने अकबर को पढ़ा था वैसे हम जहांगीर को भी पढ़ेंगे, पलामू में भी पढ़ेंगे, सिंहभूम में भी पढ़ेंगे, सब में पढ़ेंगे। तो जहांगीर 1665 से 1622 साल 3 इनकी कार्यकाल यहाँ रहती है। कितने का? 22। अच्छा, आपको आप सब लोग को कमेंट करके बता देना है, या वीडियो जब मिलेगा आपको तो आपको कमेंट में बताइएगा, यानी आज के वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है कि बताइए कि अकबर भारतीय मतलब मुगल काल में वो ऐसा कौन सा शासक था जिसके मतलब राजमहल में हिंदू मंदिर स्थापित था? कमेंट करके बताइएगा। कोई जानवर ठीक है। आइए, जहांगीर यानी कि 1605 से लेके 1627 तक शासनकाल रहा। शासनकाल में के मतलब समकालीन, यानी जहांगीर के शासनकाल के समकालीन कौन से झारखंड में राजवंश थे? झारखंड में सबसे जो शक्तिशाली राजवंश की कमी नहीं है झारखंड में, लेकिन शक्तिशाली के बात है जिसके साथ इतिहास का अटैचमेंट है। तो पहला कौन है? नागवंश। कल के क्लास जब हम पढ़ाए थे तो बताया था कि नागवंश अपने आप में जो है ना झारखंड में उसी का तो वर्चस्व यही था। उसके बाद कौन है? कहाँ के भैया नागवंश? कमेंट करके बताइए। अब कहाँ का हुआ चेरो वंश? यो कमेंट करके बता दिया। आज अगर कमेंट में नहीं मिल रहा हुआ सबके द्वारा तो समझ लीजिए क्या होगा, ठीक है। अब आइए आगे, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल के समकालीन 2 राजवंश सबसे महत्वपूर्ण थे। एक का नाम है नागवंश, दूसरे का नाम है चेरो वंश। अब आगे आता है छोटा नागपुर के नागवंश, क्योंकि हमने जब अकबर पढ़ा था अभी वहां भी छोटा नागपुर के नागवंश पढ़ा था, तो हम अकबर के शासनकाल को समझे थे वहां पे। अब हम किसके शासनकाल को समझेंगे? जहांगीर। कितना आसान समझने के लिए उपाय लगाया गया है ना। तो जहांगीर के शासनकाल में हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर के नागवंश। जहांगीर की एक आत्मकथा थी, तुझके ए जहांगीरी। अब इसको हम कुछ लिखेंगे ना, ये ब्रैकेट में बनाए हैं, उसका मतलब है कि इसको कमेंट में लिखना है कि तुझके जहांगीरी को किसने लिखा। राइट ऑन कमेंट। समझ में आ रहा है गीता? तुझके ये जहांगीरी को किसने लिखा था? अगर कमेंट में आप आज नहीं लिखे, आज कमेंट 100 पार हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी दुर्दशा खराब हो जाएगी।
ठीक है, आज के आज तुझके ये जहांगीर की आत्मकथा है, बहुत बीपीआई है, याद रखिएगा। क्योंकि याद रखिए, झारखंड जब जीके खाली जीके हुआ है सामान्य अध्ययन में, उससे पूछा जा सकता है। तुझके जहांगीरी में यानी कि आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा नाम था तुझके जहांगीरी। छोटा नागपुर के नागवंश से जहांगीर ने तुझके जहांगीरी में कहा, तुझके जहांगीरी से शंख नदी से हीरा मिला। कौन कहां से साक्ष्य इसके बारे में जानकारी मिल रहा है? कहां से? तुझके जहांगीरी से। तुझके जहांगीरी के जो पुस्तक में लिखा हुआ है कि शंख, झारखंड के जो शंख नदी है वहां से क्या मिला था? हीरा। क्या मिला था? हीरा। अभी हीरा को प्राप्त करने के लिए किसने आगे आया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर। और तुझके जहांगीरी में लिखा है जहांगीर इस पर कब्जा करना चाहता, जहांगीर इस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन जहांगीर को इसका हाथ नहीं लगा। जहांगीर को इसका हाथ नहीं लगा, क्योंकि बाली के रेत में पाया जा रहा था। किसे मिलता था? बालू के रेत में था, इसलिए जहांगीर को इसका कला नहीं पता था, इसलिए उसे हाथ नहीं लगा। आइए, इसके समय में पोखरह का शासक इसके समय में पोखरह का शासक कौन था? कौन था? दुर्जन शाह। ये सोना रूपू कटोरे, अरे इतना बार एकरा पूछ दिया है कि क्या कहिएगा, बड़ी बार एकरा रिपीट किया है एग्जाम। पूछा है कि पोखरा का शासक कौन था जहांगीर के समय में, तो कहिएगा कौन था? अरे बाप रे बाप, पता है दुर्जन शाह अपने आप में बहादुर क्यों है? क्योंकि ये वो माई के लाल है। क्या है? अरे हम बाप के लाल नहीं कह रहे हैं, माई के लाल है। ये वो माई के लाल था जिसने जो है तन के मुगल काल के शासकों से कहा था कि हम तुम्हारा कोई अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही हम तुम्हारा जो है हम तुम्हें कर देंगे और ना ही तुम्हें अधीनता स्वीकार करते हैं, तुमको जो करना है कर लो। यही है वो माई के लाल है। इस माई के लाल को बढ़िया से देखो, दुर्जन शाह नाम भी तो बता है। मुगल काल में समझिएगा, मुगल काल को चुनौती देने वाला मात्र एक इंसान था, वो कौन था? दुर्जन शाह। सोच लीजिए, सिंह वंश में सबसे बड़ा खतरनाक शासक वही है। इसे किसी ने अभी तक जो है ना मुगलों का अधीनता स्वीकार करने से जो है मना नहीं किया था, लेकिन ये इंसान ऐसा है जिसने मुगलों का अधीनता स्वीकार करने से मना किया, कहा कि हम तोरा जो है चाहे कुछ भी हो जाएगा हम तुम्हारे अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही तुम्हें क्या देंगे? कर देंगे, मन गुजारी देंगे। सुनिए आगे, इसने भी मुगलों की अधीनता और मालगुजारी देने से मना किया था। इसने भी हटा दीजिएगा, इसने मुगलों की अधीनता और मालगुजारी देने से मना कर दिया था। जहां अब अगला टॉपिक है, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफरा खां को क्या किया? जफरा खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। और काहेला नियुक्त किया था? उसको अधिकार करना था पोखरा पर। किस पर? पोखरा। जहांगीर का माइंड सेट था कि हमें पोखरा पर अधिकार करना है, इसलिए जो है ना जफरा खां को क्या करता था? नियुक्त करता है। लेकिन नियुक्ति के कुछ दिन बाद बीमारी के कारण जो है जफरा खां की मृत्यु हो जाता है। मैं सारा चीज यहाँ नहीं लिख सकता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट ना, मेरे कहानी को जरूर सुनिएगा। कहानी को अगर आप सुनेंगे ना तो मैं आपको सबके सामने चैलेंज करके कर रहे हैं 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, सिर्फ मेरा जुबान वाला जो स्पीच देते हैं ना, जो भजर भजर करते हैं, उससे 10 नंबर के सवाल आएंगे। और बाकी समझ में आ रहा है ना? कॉपी से कितने आएंगे? नोट से 40 नंबर। हम 50 नंबर का काम कर रहे हैं। आइए, अब पोखरा पर अधिकार करने के लिए जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जो है जफरा खां को नियुक्त किया है। कहाँ? बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन इसकी मृत्यु कारण हो गया, मृत्यु हो गया क्योंकि इसको बीमारी हो गया था। बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाता है। यहीं पे कहा जाएगा कि जहांगीर के सपना अधूरा किस समय रहा था या कहाँ रहा था? तो आपको बोलना है जहांगीर का सपना बिहार में रहा था। किस लिए रहा था? पोखरा को अपने अधिकार करने के लिए। तब जो है जहांगीर ने 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल। जहांगीर ने 3 साल बाद इब्राहिम खां को नियुक्त किया। इब्राहिम खां कौन था? नूरजहां। अरे भैया नूरजहां
किसकी पत्नी थी नूरजहां, किस लिए प्रसिद्ध था? अगर कमेंट में नहीं अगर जवाब मिला याद रखिए गर्दा मारेंगे। हम YouTube पर भी बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप समझ जाइए मास्टर जो है ना पूरा फुल एक्शन में है, यानी कि आप समझ गए होंगे क्षेत्रीय कार्यकर्ता की एग्जाम के दृष्टि से। 1615 ईस्वी में इब्राहिम खान नूरजहां यानी नूरजहां की भाई था कौन? इब्राहिम खान बिहार का सूबेदार जो है इसको नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया बताइए? इब्राहिम खान। किसने नियुक्त किया? काहेला इसका सपना अधूरा था ना, सपना को पूरा करने के लिए उसको नियुक्त कर दिया, यानी उसको भेजा गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चलिए आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप वो भी गर्दा के मार्केट के साथ। तब तक के लिए जय श्री